हो गया, मैं चालू कर दिया। ठीक। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारी जो है क्लास नंबर 5 है, पॉलिटी स्पेशल 5 बैच की क्लास नंबर 5। तो सभी का वेलकम है और हार्दिक अभिनंदन है इस बैच में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिस सैटरडे हमारा पॉलिटी स्पेशल का टेस्ट होगा और हमारी मंडे टू फ्राइडे तक जितनी भी क्लासेस होने वाली हैं उन सभी का टेस्ट होगा। तो याद रखेंगे कि सभी बच्चे टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और साथ ही अपने आप को जज करें कि आप कितना सीख पा रहे हैं, कितना नहीं सीख पा रहे हैं। दूसरी बात, चूंकि हमारा टॉपिक चल रहा है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितना मैंने आपको करा दिया है आप उतने जो है चीज़ों के पैटर्न के और उसी चीज़ के आप जो है एमसीक्यू भी करते रहे। हालांकि मैं जो हूँ एमसीक्यू आपको कराता चलूँगा साथ साथ, और आपको लगभग 35,000 प्लस एमसीक्यूज़ करा दूंगा, जो कि एक काफ़ी हाई लेवल के होंगे, जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस को भी थोड़ा सा जो है टचअप करेंगे। और साथ ही आप लोग जानते हैं कि बिहार पीसीएस का नोटिफिकेशन आने वाला है और हम सब जानते हैं कि बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम जो होता है वो यूपीएससी और यूपी पीसीएस से थोड़ा सा जो है इजी होता है। तो जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो बिहार पीसीएस के लिए जो है ट्राई कर सकते हैं और वहाँ पे आपके चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन के लिए। और बाकी एसएससी वगैरह की तो जॉब आप आ ही रही हैं, आप लोग जानते हैं। चलिए, तो कल की क्लास को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि कल हमने राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन क्या होती है। और हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति की जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है कि भारत का नागरिक हो, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो, और उसकी मिनिमम एज 35 ईयर हो, यानी कि 35 साल हो, और नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के पद पे ना हो, और मस्ट बी एलिजिबल टू बी एमपी ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन भारत के राष्ट्रपति ना तो सदस्य लोकसभा के होंगे और ना ही राज्यसभा के, ठीक है। हाँ, उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बनने के लिए, लेकिन वो एमपी ऑफ लोकसभा और राज्यसभा नहीं होते, यानी कि वो किसी भी सदन के जो है मेंबर नहीं होते, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ बातें पढ़ी प्रॉफिट एंड ऑफिस एंड प्रॉफिट के बारे में, यानी कि लाभ के पद के बारे में। और हम सब जानते हैं कि लाभ के पद में वो लोग काउंट होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी जॉब, स्टेट गवर्नमेंट की कोई सरकारी जॉब, लोकल गवर्नमेंट की कोई सरकारी जॉब, या फिर जो हमारी सरकारी संस्थाएं होती हैं जैसे ओएनजीसी हुआ, ठीक है, हमारी एलआईसी हुआ, ईटीसी, इन सभी में जो नौकरी करते हैं और उनसे एक प्रकार का सैलरी लेते हैं या कोई सेवा प्राप्त करते हैं, तो वो सभी व्यक्ति जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आते हैं, यानी कि लाभ के पद में आते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं, यानी कुछ डेजिग्नेशन ऐसे भी होते हैं जो लाभ के पद में नहीं काउंट होते हैं, और हम सब जानते हैं कि वो है आपके प्रेसिडेंट, सेकंड नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट, देन सेकंड इज गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों के सभी राज्यपाल, और जो है आपका सभी मंत्री, चाहे वो राज्य का मंत्री हो, चाहे वो केंद्र का मंत्री हो, और किसी भी टाइप का मंत्री, यानी कि ऑल मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पे हर टाइप के मंत्री होंगे, चाहे वो आपका जो है कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो आपका इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हो, चाहे वो आपका एक स्टेट मिनिस्टर हो, ठीक है। इतनी बात आप समझ पाए? ये बताइए, आप इतनी बात समझ रहे हो? अब हम थोड़ा सा और डिटेलिंग में चलते हैं कि अगर हम लाभ के पद के बारे में बात करें तो लाभ के पद में जो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है कानून बनाने की, वो पार्लियामेंट की होती है। और अगर इस पे कोई जो है कॉन्फ्लिक्शन का मैटर आता है, यानी कि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो हम सब जानते हैं कि लाभ के पद पे जो भी अगर कोई विवाद आता है तो उसको सोल्व जो करती है वो सुप्रीम कोर्ट करती है। हालांकि ये एक डिसक्वालिफिकेशन का मैटर है, हमारे संविधान में लाभ का पद कुछ ऐसा नहीं है, ये एक डिसक्वालिफिकेशन का मैटर है। और हम सब जानते हैं कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो लाभ के पद पे
जो है आर्टिकल 102 और आर्टिकल 103 के तहत एक्शन भी ले सकता है। ठीक है, ये सभी बातें हमने कल की क्लास में पढ़ी और आज हम थोड़ी सी चीजें आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ आर्टिकल्स के बारे में। एक सेकंड रुकिएगा, सोनू यहां से मार कर देना, बैग में ऊपर वाले में देख। हाँ, तो एक चीज और देख लेते हैं थोड़ा सा। कल हमने फिर बात करी थी सैलरी के रिगार्डिंग कि राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। और अगर हम कुछ बात करें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये भारत की संचित निधि कहलाती है। और हम सब जानते हैं कि ये सबसे बड़ा फंड होता है, सबसे बड़ी निधि होती है। हालांकि अगर हम निधि के बारे में बात करें तो ये 3 टाइप की होती है, जिसमें हमने कल बताया था कि पहली होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, देन सेकंड होती है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और लास्ट होती है पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, हालांकि अगर किसी व्यक्ति को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरी मिलती है तो उसकी सैलरी में पद के दौरान कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और याद रखेंगे कि ये एक सबसे बड़ा जो है निधि मानी जाती है, यानी कि एक गवर्नमेंट खजाना इसको कहा जाता है। और ज़्यादातर जो गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं वो इसी भारत की संचित निधि से ही चलाए जाते हैं। हालांकि हम इसके बारे में आगे डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि संचित निधि में अल्टीमेट क्या क्या होता है, इनमें पैसा कहाँ से आता है ना, आश्रमिक निधि क्यों बनाई गई, इसमें कहाँ से पैसा आता है, इसमें मिनिमम लिमिट क्या है पैसे की, वो हम सभी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास को मैं ज़्यादा रिकॉल नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि आप क्लास को दोबारा देख लीजिएगा। बाकी कोई अगर आपका डाउट बनता है तो आप पूछ लीजिएगा। हालांकि अभी तक तो मेरे पास किसी भी बच्चे का डाउट नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, यानी कि आर्टिकल्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनके बारे में बात करेंगे। और हम सब जानते हैं कि हालांकि अगर आर्टिकल्स के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति से रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल होते हैं, जिसमें हम मेनली 52 से लेकर के 58 तक बात करेंगे और कुछ नॉमिनल आर्टिकल्स के बारे में भी बात करेंगे और एक एक आर्टिकल को डिटेलिंग में पढ़ते चलेंगे। हालांकि आर्टिकल्स को मैं क्यों ले रहा हूँ साथ में, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न उसका ये है कि अगर मैं आपको सारे आर्टिकल्स एक साथ पढ़ा दूंगा तो वहाँ पे देखना ये नंबरिंग नहीं चल रही है इसमें सिस्टम में, रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है। अच्छा चलिए, चलो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर मैं आपको सभी आर्टिकल एक साथ पढ़ा दूंगा तो आपको उसको याद करने में थोड़ी सी समस्या होगी। तो इसलिए हम हर टॉपिक के साथ साथ आर्टिकल्स को भी रिलेट करते चलेंगे, जिससे कि हम सभी आर्टिकल्स को साथ साथ पढ़ सके। और चूंकि ऐसा होता है कि अगर मैं भी खुद भी याद करता हूँ सभी आर्टिकल्स तो एक साथ याद नहीं हो पाते हैं, तो हम कनेक्ट टू टॉपिक वाइज चलेंगे। जो जो हम टॉपिक उठाते चलेंगे वहाँ पे हम आर्टिकल्स को भी पढ़ते चलेंगे, जिससे आर्टिकल हमारे याद हो जाए। ठीक है, चलिए भाई, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 52 के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे भारत देश का एक ही राष्ट्रपति होगा। केवल इतना ही कहता है आर्टिकल 52। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
यानी कि भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, तो आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। यानी कि अगर हिंदी की बात करें तो संघ सरकार की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। तो जितनी भी हमारी एग्जीक्यूटिव पावर है वो हमारी राष्ट्रपति में निहित होंगी। कैसे निहित होंगी, क्या थोड़ा सा डिटेलिंग होगी, वो जब जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करते चलेंगे वैसे वैसे हमें इस चीज का मतलब पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 54। और आर्टिकल 54 कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव। केवल ये इतनी बात करता है, राष्ट्रपति का चुनाव। इस आर्टिकल में राष्ट्रपति का चुनाव दिया गया है, केवल और केवल राष्ट्रपति का चुनाव, दैट्स ऑल। ठीक है, अब जब हम राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेलिंग समझेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कराया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, कौन व्यक्ति बैठते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, वो हम सभी चीजें पढ़ेंगे। अगर हम बात करें आर्टिकल 55, तो आर्टिकल 55 कहता है कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रपति के चुनाव का ढंग। ठीक है, या फिर तरीका लिख लीजिए कि इनके चुनाव का तरीका क्या होगा, इनके चुनाव का ढंग क्या होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट बच्चों को होता है आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 में, तो इस बारे में भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 56 के बारे में। आर्टिकल 56 कहता है टेन्योर एंड रिजाइन के बारे में, कि राष्ट्रपति का टेन्योर कितना होगा और राष्ट्रपति रिजाइन किसे देगा, हमने सब पढ़ लिया है। तो हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, और रिजाइन वो किसको देंगे बताइए फटाफट से, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। आर्टिकल 57 क्या कहता है? आर्टिकल 57 बात करता है रीअपॉइंट के बारे में, यानी कि पुनः निर्वाचित के बारे में, पुनर्निर्वाचन के बारे में। यानी कि राष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन होगा वो किस आर्टिकल में दिया है, तो इस नोन एज आर्टिकल 57। ठीक है, तो ये कुछ जो है नॉमिनल से आर्टिकल हैं जो आप सभी को याद रखने हैं। अभी हम आगे भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो प्लीज टेक योर टाइम, फटाफट से कॉपी कीजिए इसको। क्या नाम है, सोनू, ये हिस्ट्री वाली जो क्लास है ना, इसका ये थंबनेल थोड़ा सा बदल देना, इसमें क्लास नंबर गलत डल गया। हाँ, क्लास नंबर गलत हो गया इसमें।
देखना इसकी बैटरी कितनी है कैमरे की। ये चार्ज नहीं करा तुमने आज इसको? जब तुम आया करो सुबह को चार्जिंग पे लगा दिया करो। अभी ये अगर स्विच ऑफ हो गया ना तो ब्रेक लेना पड़ जाएगा इसमें। हो गया बच्चे कॉपी? चलिए, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। और ये जितने भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं ये आगे आपके रिपीट होते रहेंगे और इनके बारे में जब मैं डिटेलिंग समझाऊंगा तो आप सब लोग समझते रहेंगे इनके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 58 के बारे में। आर्टिकल 58 क्या कहता है? तो आर्टिकल 58 कहता है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रपति। क्वालिफिकेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? अहर्ताएं। राष्ट्रपति की अहर्ताएं, है ना, यही बोलेंगे ना, अहर्ताएं। यानी कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है वो हमारी सभी आर्टिकल 58 में आती है। और हम सब जानते हैं आर्टिकल 58 की जो डिटेलिंग है हमने पढ़ी कि नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, है ना, और सिटीजन ऑफ इंडिया हो, है ना, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 59 के बारे में। और आर्टिकल 59 आपसे क्या कहता है? आर्टिकल 59 कहता है सर्विस कंडीशन, यानी कि राष्ट्रपति की सर्विस कंडीशन के बारे में बात करते हैं। यानी कि सर्विस कंडीशन यानी कि सेवा शर्तें, ठीक है। तो राष्ट्रपति की कुछ सेवा शर्तें भी होती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की सेवा शर्तें का मतलब होता है, सर्विस कंडीशन का मतलब ये होता है जैसे कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, है ना, और राष्ट्रपति को जो है एक राष्ट्रपति भवन अलॉट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी जो होती हैं वो राष्ट्रपति की सर्विस कंडीशन होती है। हालांकि यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन कभी कभी आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि बताइए राष्ट्रपति की सेवा शर्तों के बारे में निम्न में से कौन सा आर्टिकल है, और 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो वहां पे आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करें तो आर्टिकल 60। और आर्टिकल 60 क्या कहता है? तो आर्टिकल 60 कहता है ओथ के बारे में, ओथ के बारे में, शपथ के बारे में। और हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे भारत के जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज, यानी कि सीजीआई, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और फटाफट से मुझे बताइए कमेंट करके कि हमारे 2020 यानी कि अब वर्तमान में सीजीआई कौन नियुक्त हुए हैं, क्योंकि जो हमारे पहले सीजीआई कौन थे और अब शायद बोबड़े हैं, है ना, बोबड़े नाम करके उनका मुझे उनका इसी नाम से याद है, बोबड़े, ठीक है। आप बताइए मुझे कमेंट करके कि क्या होगा। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 61 के बारे में। और आर्टिकल 61 कहता है कि प्रेसिडेंट रिमूव बाय इंपीचमेंट प्रोसेस, यानी कि आर्टिकल 61 कहता है यानी कि प्रेसिडेंट रिमूव बाय इंपीचमेंट प्रोसेस, यानी कि महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाना, ठीक है। इंपीचमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो हालांकि ओथ हमने पढ़ लिया, सेवा शर्तें भी हमने पढ़ ली हैं, क्वालिफिकेशन भी पढ़ लिया है, और इंपीचमेंट प्रोसेस क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की क्या होती है इंपीचमेंट प्रोसेस, यानी कि महाभियोग प्रक्रिया।
नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 71। तो आर्टिकल 71 क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 71, तो आर्टिकल 71 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल हैव राइट, सुप्रीम कोर्ट शैल हैव राइट, ठीक है, टू टेक डिसीजन, टू टेक डिसीजन ऑन मैटर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसका मतलब होगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यानी कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, निर्वाचन यानी कि इलेक्शन, निर्वाचन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ठीक है। मतलब क्या होगा इस आर्टिकल का, इसका मतलब ये होगा कि अगर मान लीजिएगा राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी कॉन्फ्लिक्शन पैदा हो गया, कोई भी विवाद उत्पन्न हो गया, ठीक है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट के में भी कोई विवाद उत्पन्न हो गया, तो उस पे जो भी निर्णय देगी वो सुप्रीम कोर्ट देगी, ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट देगी फैसला वो अंतिम फैसला होगा, ठीक है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बारे में, तो इनके चुनाव में कोई ऐसा विवाद उत्पन्न हो गया है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है जिसकी जो एक डिस्क्वालिफिकेशन के आधार पे खड़ा हो जाता है, यानी कि उसके पास योग्यता नहीं है और वो कहीं ना कहीं चुनाव जीत जाता है या कहीं ना कहीं वो चुनाव में भाग लेता है, तो कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न होगा। तो उस विवाद को जो निपटारा करती है वो सुप्रीम कोर्ट करती है। हालांकि अभी तक तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बन के नहीं आया है, लेकिन एक क्वेश्चन बन के आया था कि बताइए राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद उत्पन्न होता है वो किसके द्वारा, उस विवाद को किसके द्वारा निपटाया जाता है या उस विवाद को कौन सुलझाती है, तो आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। केवल इतना ही सवाल बनेगा, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। कभी ये नहीं पूछेगा कि कितने विवाद हुए, उस विवाद में क्या हुआ, है ना, विवाद में क्या फैसला आया, कितने जजों की बेंच बनी, वो कभी आपसे नहीं पूछेगा। केवल और केवल आपसे पूछेगा कि भाई अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी कॉन्फ्लिक्शन मैटर होता है, कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, तो वहां पे उस पे निर्णय कौन लेगी, तो इज नोन एज सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट वहां पे अपना फैसला देगी, ठीक है। तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, इसको साथ साथ कॉपी करते चलें, ठीक है। एक चीज के बारे में विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जितने भी बच्चे एनरोल हैं वो सभी एक एक, हाँ एक चीज और भाई, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ कि काफी सारे बच्चे जो है जो क्लासेस हैं उनको डाउनलोड कर लेते हैं। तो बेटा डाउनलोड नहीं करनी है, क्योंकि एक तो वीडियो कम से कम 1.5 GB की वीडियो होती है, तो 1.5 GB तो आपको वैसे ही मिलता है नेट। तो जब 1.5 GB आप डाउनलोड कराने में लग जाओगे एक वीडियो, तो आप और भी क्लास देखेंगे, है ना भाई। मैथ्स भी चल रहा है आपका, रीजनिंग भी चल रही है आपकी, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है आपकी, करंट अफेयर भी है, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि वीडियो को, अगर आपके यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम है तो आप ये देख लीजिएगा, नाइट में नेट अच्छा चलता है तो आप नाइट में उसको देखिए। साथ ही साथ देखो, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई भी दिन और रात नहीं होता है। आप प्लीज़ एक्सक्यूज़ ना रखिए अपने मन में कि सर रात को नहीं पढ़ सकते, सुबह को नहीं पढ़ सकते, ऐसा कोई टाइम नहीं होता। आप कभी भी चाहें कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करें इसको यूट्यूब पे देखें, डाउनलोड ना करें, ठीक है ना। चलिए तो कॉपी कीजिए फटाफट से, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब हमारे थोड़े से आर्टिकल बचे हैं, उसके बाद आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे, और इन्हीं आर्टिकल्स को अगर आपने पढ़ लिया ना, और कोई भी राष्ट्रपति का आर्टिकल आता है तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और चूंकि हम एमसीक्यू भी करेंगे, हमें यह भी तो देखना है कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं पॉलिटी में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 72, यानी कि 72 आर्टिकल में क्या है,
तो आर्टिकल 72 में जो दी गई है वो दी गई है पार्डन पावर। पार्डन पावर यानी कि हिंदी में बात करें तो क्षमा करने की शक्ति, यानी कि क्षमा शक्ति। राष्ट्रपति के पास एक पार्डन पावर होती है और राष्ट्रपति अगर चाहें तो किसी भी व्यक्ति का मृत्यु दंड, यानी किसी अपराधी का मृत्यु दंड क्षमा कर सकते हैं, लेकिन वहां पे जो एक सिफारिश चलती है वो होम मिनिस्टर की, होम होम जो है मतलब गृह मंत्रालय की चलती है, यानी कि होम मिनिस्ट्री की चलती है, गृह मंत्रालय की चलती है। लेकिन अब वहां पे क्या, कैसे क्षमा किया जाता है या फिर क्या पावर होती है राष्ट्रपति की, जब हम राष्ट्रपति की पावर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहां डिटेलिंग में समझेंगे। अभी आप केवल इतना समझिए कि आर्टिकल 572 में इनकी पार्डन पावर है, इनकी क्षमा करने की शक्ति है। अब ये क्षमा क्या क्या कर सकते हैं वो हम जब पढ़ेंगे ना पावर्स के बारे में राष्ट्रपति के, तो हम वहां क्लियर करेंगे। एक आर्टिकल और बचता है आर्टिकल 123, आर्टिकल 123, और इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर, हालांकि ऑर्डिनेंस पावर क्या होती है तो इसको हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश शक्ति, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास एक ऐसी शक्ति होती है जिसमें अगर संसद काम नहीं कर पा रही है, यानी कि सदन नहीं चल पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर इमरजेंसी में कोई लॉ की आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति उस लॉ को बना सकता है अपनी ऑर्डिनेंस पावर से। यानी कि देखो बात समझो कि अगर कोई भी कानून बनेगा तो फाइनली जो उस पे सिग्नेचर होंगे वो राष्ट्रपति के होंगे, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होंगे तो वो जो कानून है, जो वो एक्ट है, वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि उसको एक तरीके से अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है। और अप्रूवल हमें किसका लेना होता है? राष्ट्रपति का। भाई अगर सपोज दैट आप किसी भी मुद्दे पे कोई कानून बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप उसका बिल रखेंगे लोकसभा में, फिर राज्यसभा में रखेंगे, फिर उस पर एक मतदान होगा, पास होगा लोकसभा राज्यसभा से, फिर वो फाइनली कहाँ पहुंचेगा? राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। और अगर राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगा दे, अपना सिग्नेचर कर दे, तो वो फिर एक्ट बन जाता है। ये एक मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया। लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी कंडीशन ऐसी भी तो बन सकती है कि अगर संसद ना चल रही हो, यानी कि संसद के सत्र ना चल रहे हो, यानी कि पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं वो नॉट वर्किंग हो, जो है कार्य में ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें इमरजेंसी में कोई एक्ट बनाने की आवश्यकता पड़ गई। तो ऐसी कंडीशन में जो राष्ट्रपति होता है वो अपनी ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल करता है और उस कानून को बना देता है। और जब सेशन चल जाते हैं लोकसभा के या राज्यसभा के, तो वो जो राष्ट्रपति ने जो कानून बनाया ऑर्डिनेंस पावर के द्वारा, फिर उसको पास करा दिया जाता है लोकसभा से और राज्यसभा से, ठीक है। लेकिन अगर वो लोकसभा और राज्यसभा से पास नहीं हुआ तो वो जो राष्ट्रपति ने जो ऑर्डिनेंस पावर्स के जरिए जो कानून बनाया था वो क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है। वो क्या प्रोसेस है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ऑर्डिनेंस पावर को मैं आपको डिटेलिंग में पढ़ाऊंगा कि ऑर्डिनेंस पावर क्या होती है, ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल कब किया जाता है, कानून कैसे बनता है, वो सभी बातें आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और लास्ट और बचा है, लास्ट है आपका आर्टिकल 143, यानी कि प्रेसिडेंट कंसल्ट टू सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 143 यानी कि प्रेसिडेंट कंसल्ट टू सुप्रीम कोर्ट, यानी कि राष्ट्रपति विधिक मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है। बस, तो ये आपके आर्टिकल पूरे हो गए। क्लियर है बात? तो हमें केवल इतने ही आर्टिकल पढ़ने हैं। और प्रेसिडेंट कंसल्ट टू सुप्रीम कोर्ट क्या मतलब होगा, अभी तो फिलहाल हम ये पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति विधिक मामले पर कोई लीगल मैटर पे सुप्रीम कोर्ट से सिफारिश ले, मतलब कोई सलाह ले सकता है। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट उन्हें सलाह देने के लिए बाध्यकारी होगी और राष्ट्रपति उनकी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा कि नहीं होगा, वो हम सारी बातें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक आप कुछ 3 आर्टिकल और इनको फटाफट से कॉपी कीजिए।
अच्छा, हिस्ट्री की क्लास का टाइमिंग क्या है? तो अभी तो ये तो आधे घंटे की भी क्लास नहीं हुई, आधे घंटे की तो हो गई क्लास, तो रोक दें क्लास को ही। चलो चलो ठीक है, बाकी मंडे को कर लेंगे, है ना। हिस्ट्री का स्लॉट लगा दो, ठीक है। तो आज के लिए उतना ही रखते हैं ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी मुझे हिस्ट्री की क्लास लेनी है, जो कि टाइम शेड्यूल के, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्लास में, मुझे क्लास थोड़ी सी टाइम से लेनी थी, क्योंकि सभी क्लासेस का जो टाइम होता है वो एक निश्चित होता है, और वो टाइम चूंकि मैं आधा घंटा पहले से लेट हो चुका हूँ, तो आधे घंटे की क्लास है, क्योंकि अगली क्लास मुझे लाइव लेनी है यूट्यूब पे, और उसके लिए बच्चे अभी तैयार हो गए होंगे, तो मेरे पास अभी 2 ही मिनट बची हैं, जिससे कि मुझे मैं अगली क्लास ले सकूँ हिस्ट्री स्पेशल की। तो जो बच्चे इस बैच में हिस्ट्री स्पेशल बाय किए हुए हैं, फटाफट से 2 मिनट बाद मिलते हैं, है ना। तो आज की जो क्लास है वो आधे घंटे की रखते हैं, और बाकी कल जो है आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास होगी, और जैसे ही सैटरडे आएगा यानी कि शुक्रवार तक आपकी क्लास होगी, और नेक्स्ट डे आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट होने के बाद फिर हम वैसे वैसे चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टेस्ट की तैयारी करके रखिएगा, ठीक है, और टेस्ट में मिलते हैं, और जितना जितना मटेरियल पढ़ाते चलेंगे फिर हम उतने सारे क्वेश्चन करते चलेंगे। और बाकी जो मैं आपको जब ये कंप्लीट करा दूंगा प्रेसिडेंट, चूंकि प्रेसिडेंट टॉपिक काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और कुछ हम थोड़ा सा गवर्नर को भी कनेक्ट करते हुए चलेंगे यहाँ पे, तो और थोड़ी सी ये टॉपिक लंबा हो जाता है। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, छोटे छोटे टॉपिक होंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, और क्लास अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और कोई समस्या आती है तो टेक्निकल टीम से संपर्क कर लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच इस सत्र को अटेंड करने के लिए। तो थैंक यू योर सेल्फ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।